ए वेरी गुड इवनिंग डे स्टूडेंट। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री 11th की जो केमिस्ट्री है उसकी पहली वीडियो बिल्कुल शुरुआत से मैंने डाल दी है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि पूरा चैप्टर आप कवर करके लेकर चलें, तो जो सबसे पहली वीडियो वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे थी, जिसमें मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी। विज्ञान की शाखाएं जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान की शाखाएं बताई थी। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन। उसके बाद में तत्व की परिभाषा बताई थी, पदार्थ के प्रकार बताए थे, धातु, अधातु, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद में तत्व बताए गए थे। तत्वों में हमने आपको बताया था धातु, अधातु, उपधातु। तो इन सभी की जानकारी मैं आपको पहले से दे चुका हूँ। तो एक बार हल्का सा इनके बारे में रिवाइज कर लेते हैं और चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं पहले वाली बात। विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं बताई थी आपको। नंबर 1 जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा एवं इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। डिटेल में मैंने इसको पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में रसायन विज्ञान में आए थे हम। रसायन विज्ञान में आई थी पहली अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों, केवल कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। लगभग 120 तत्व ज्ञात है। वैसे 118 कह लेते हैं, 118 लिख लें, 120 लिख लें, बात लगभग एक ही है। वैसे 120 राउंड फिगर में कह देते हैं। 118 में से एक तत्व है कार्बन। कार्बन को निकाल दीजिए, कितने रह गए? 117। 117 तत्व और इनके यौगिकों का अध्ययन जिस रसायन में करते हैं उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकेले कार्बन का रसायन जिस विज्ञान में करते हैं उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन। और भौतिक रसायन उन नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिन पर रासायनिक अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं, उसे कहते हैं भौतिक रसायन। तो ये होगी रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो अकार्बनिक रसायन की क्या परिभाषा थी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों, कार्बन को छोड़कर और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो क्योंकि इसमें एक शब्द आया है तत्व, तो पहले तत्व को डिफाइन कर लेते हैं। तत्व वे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। लगभग 118 प्रकार के तत्व हैं, जैसे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी आपके तत्व हैं। और इन्हीं तरह के लोहा, सोना, चांदी, ये भी तत्व हैं। और इन्हीं तरह के कितने बताए? 118 तत्व। तो ये हो गए तत्व। तत्व के आगे 3 प्रकार बताए थे, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु इसमें बता गया था। थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूं, कुछ कम सा रहा है। कि वे तत्व जिनमें विशेष चमक, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत और उष्मा की सुचालकता तथा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण पाया जाता है, धातु कहलाते हैं। जिनमें ये गुण नहीं पाया जाता है वे अधातु कहलाते हैं। और जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। तो यहां तक की बात हो चुकी थी। तो ये परिभाषाएं 1 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 परिभाषाएं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इन्हीं पर नजर डाल लेते हैं एक बार, धातु, अधातु और उपधातुओं पर। तो धातु हमने पढ़ी कि वे तत्व जिनमें विशेष चमक, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, विद्युत और उष्मा की सुचालकता एवं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण पाया जाता है, वे सभी धातु कहलाते हैं। जैसे आपका सोना है, चांदी है, लोहा है, ये कुछ कठोर धातुएं हैं, कुछ नरम धातुएं भी होती हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये नरम धातुएं होती हैं। कुछ धातुएं द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि मरकरी है, आपकी गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये भी आपकी द्रव अवस्था में ही पाई जाती है। तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ एक बार।
देखिए ये जो हमारे 118 तत्व हैं, 120 भी कह सकते हो आप राउंड फिगर में याद रखने के लिए। इन 118 तत्वों में से 92 जो तत्व हैं वे प्राकृतिक हैं। क्या है? प्राकृतिक, यानी कि इस धरती पर पाए जाते हैं। बाकी कितने रह गए? 18 और 8 26 तत्व जो हैं वो अप्राकृतिक हैं। अप्राकृतिक का मतलब है वे इंसानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हैं। 92 तो इस धरती पर मिलते हैं, लेकिन 26 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल कह लीजिए या सिंथेटिकली जो बनाए गए हैं। अब अगर हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो इन प्राकृतिक 92 तत्वों में से लगभग 69 तत्व जो हैं वे धातु हैं। 69 तत्व क्या है? 69, 70 भी याद रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 70 भी कह सकते हैं। तो 69 69 एलिमेंट क्या है? वे हैं धातु। बाकी बचे कितने आपके? 23। तो जो 23 तत्व हैं आपके, उन 23 तत्वों में अधातु और उपधातु दोनों के दोनों सम्मिलित हैं। ये मैं केवल प्राकृतिक तत्वों की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक तत्व कितने हैं जो धरती पर पाए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं हमें, वे हैं आपके 92। उन 92 में से 69 तत्व धातु हैं और बाकी आपके अधातु और उपधातु। ये केवल प्राकृतिक की बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात कर ले कि टोटल जितने भी तत्व हैं वे कितने हैं? 118। उन 118 में से 93 धातु हैं। 93 कितनी है? धातु। 7 है आपकी उपधातु। बोर्ड आ रहा है क्या? बिल्कुल। उपधातु है आपकी 7। कितने हो गए? 100 और बाकी बचे 18, तो वे हो गए आपके अधातु। अधातु हो गए आपके 18। एक बार में मार्कर बदल दो। चलिए, तो अब एक बार उपधातु सबसे कम है, इनके बारे में देख लें। एक तो आपका बोरोन, एक आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन भी कह देते हैं, एक आपका जर्मेनियम, एक आपका आर्सेनिक, एक आपका एंटीमनी, एक आपका टेल्यूरियम, एक आपका पोलोनियम। तो ये हो गई आपकी 7 अधातुएं। पोलोनियम एक बार, अब ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ में कभी कभार कुछ विद्वान 2 एलिमेंट को और जोड़ देते हैं। एक तो गैलियम और एक आपका एस्टेटिन। 80 हैलोजन है और गैलियम आपका कार्बन फैमिली से बिलोंग, सिलिकॉन 14 18 32, हाँ 31, ये फास्फोरस फैमिली का है। चलिए, तो कभी कभार कुछ विद्वान गैलियम और एस्टेटिन को भी उपधातुओं में काउंट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपकी बैठ जाती है 9। कुछ गैलियम को काउंट नहीं करते, 8 बैठ जाती है। कुछ एस्टेटिन को काउंट नहीं करते, तब भी 8 बैठ जाती है। लेकिन ये जो 7 हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7 तो कॉमन हैं। 7 तो ये सभी विद्वान मानते हैं कि 7 कॉमन हैं, 7 उपधातु हैं। लेकिन कुछ विद्वान जर्मेनियम को उपधातु मानते हैं, कुछ एस्टेटिन को मानते हैं। तो इसलिए 7 कॉमन है, बाकी गैलियम 7 कॉमन हुई, तो एक गैलियम और एक आपका एस्टेटिन। तो उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन। सारे याद रख लो, अदरवाइज 7 तो ये याद रख लो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और याद रह जाए तो गैलियम और एस्टेटिन को भी आप रख सकते हो इस कैटेगरी में। तो ये तो हुई आपकी उपधातुएं। अधातु जैसे कि नोबल गैसेज हैं, कार्बन फैमिली में भी आपकी कार्बन अधातु में आती है, सिलिकॉन उपधातु में आ जाता है। तो इस तरह से जो आपके हैलोजन हैं
हैलोजन में एस्टेटिन को कुछ उपधातु और कुछ लोग धातु भी मानते हैं। बाकी इसके अलावा और जितने भी हैं, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे अधातु में आते हैं। तो उपधातु याद रखनी जरूरी है। ठीक, बाकी के आपको बताया गया कि धातुएं कितनी हैं आपकी 93। इनमें से क्षार धातुएं, क्षारीय मर्द धातुएं हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेंथेनाइड हैं, एक्टिनाइड हैं। तो ये टोटल मिलकर के 93 बन जाते हैं। जब एस्टेटिन को धातु गिना जाता है तो यहाँ 94 हो जाता है, यहाँ 8 रह जाते हैं। जब एस्टेटिन को उपधातु काउंट किया जाता है तब यहाँ 93 और यहाँ 9 हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाएगा कि जिसमें आपको उलझन पैदा हो। चलिए, ये हो गई आपकी टोटल 118 था। तो 118 में 93 आपके धातु, 7 उपधातु और बाकी 18 अधातु। तो जोड़ के भी देख सकते हैं, सिंपल से याद रखें। सबसे ज्यादा कौन है? धातु 93, 93 में 7 जोड़ दिया 100 और 18 अधातु। बस ये ध्यान रखना, 7 और 18 ध्यान रखना। 93 700, 18 118। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई धातु, अधातु और उपधातुओं की बातें। अब केवल बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट धातुओं की। देखिए, सभी धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। हर धातु की क्रियाशीलता अलग अलग है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत क्रियाशील हैं। आपने देखा भी होगा कि सोडियम को आप हवा से, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल से बाहर निकालो, तुरंत हवा में आते ही उसमें जलने लगता है, आग नहीं पकड़ता, आग की लपटें नहीं उठती, धुआं निकलने लगता है। लिथियम और पोटेशियम और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो सभी की धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो अलग अलग है। सोने की क्रियाशीलता बहुत कम है, प्लेटिनम, चांदी, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम है। इसीलिए इनके आभूषण यानी कि अंगूठी, गहने वगैरह बनाए जाते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा क्रियाशील हुए, अगर सपोज करो हमने अंगूठी लोहे की पहन ले, हम उस पर जंग आएगा तो हमारे हाथ को नुकसान करेगी। इसलिए जो आभूषण होते हैं वो उन धातुओं के बनाए जाते हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ धातुओं की बात कर लेते हैं, ऐसी धातुएं जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव हैं। देखिए, आपको बताएं कि जो मरकरी है, Hg, पारा कहते हैं जिसको, Hg। अरे आज मार्कर भी सारे फेल हो रहे हैं, ये ठीक है। जो आपका पारा है मरकरी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, लगभग -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। -39 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब, मानक ताप कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब कितना होता है 1 वायुमंडल। वायुमंडल एटमॉस्फेयर को लिख लिया ATM, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडल दाब पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अर्थात इससे नीचे भी -38 तक भी ये तो द्रव रहेगा, यहाँ तक भी ये द्रव है। अर्थात 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर तो सारी कंडीशन में द्रव है। -39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये द्रव है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर। इसके अलावा आपकी आती है फ्रेंशियम। फ्रेंशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ कि अगर 9 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है तो ये पिघल जाएगी 10 पे बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेंशियम भी लगभग लिक्विड ही है किसी भी कंडीशन में। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी सीजियम और गैलियम की। सीजियम और गैलियम, सीजियम का 29 डिग्री सेंटीग्रेड और गैलियम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 29-30 का मतलब क्या है भाई? सर्दियों में टेम्परेचर जैसे कि जो दिल्ली NCR है वो वहाँ पे लगभग 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, गर्मियों में 40+ चला जाता है। तो अगर हम देखें बिल्कुल, अगर सर्दी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6, 7, 8, 9, 10 अर्थात 25-26 तक ये ठोस रहेंगी दोनों, सीजियम भी और गैलियम भी। लेकिन इससे आगे बढ़ते ही 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीजियम पिघल जाएगी, 30 पर गैलियम पिघल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम इन्हें ये कह सकते हैं कि ये धातुएं भी कमरे के ताप पर, क्योंकि कमरे का ताप लगभग 25 से 35 माना जाता है, या ये कह सकते हैं
कि गर्मियों के मौसम में ये दोनों भी लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद में लास्ट आती है आपकी रुबीडियम आरबी। इसका गलनांक होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। 39 से शुरू हुआ 39 पे खत्म। बस ये है कि माइनस और ये प्लस। थोड़ा कैमरा पीछे कर दूं जिससे और स्पष्ट मैं भी आपको दिखाई दूं। तो देखिए 5 धातुएं ऐसी हैं जो रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा सा ताप बढ़ने पर गर्मी के मौसम में जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सबसे पहले तो मरकरी तो सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितनी भी ठंड पड़ जाए हमारे क्षेत्र में तब भी ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगी। फ्रेंशियम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि जहाँ मान लिया ठंड अच्छी खासी ठंड होती है मान लिया और टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है या इससे नीचे, तो ये होगी ठोस, लेकिन इससे ऊपर जाती हो जाएगी ये पिघल जाएगी द्रव। सीजियम और गैलियम 29-30। देखिए हालांकि इनके जो टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो सीधे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट में हैं, इसीलिए पॉइंट सीधे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। किसी का मान लिया 8.36 समथिंग, तो इसलिए दशमलव वाला हिस्सा नहीं लिखा हुआ है मैंने, याद रखने के लिए ये आपको बताया गया है। तो मरकरी तो सभी तापों पर द्रव है। फ्रेंशियम 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। सीजियम और गैलियम लगभग 30-31 पे लिक्विड। रुबीडियम 39। अगर हम बात करें, कोई पूछे लगे कि गर्मी के मौसम में, गर्मी का मतलब है ठीक ठाक 40+ टेम्परेचर, कितनी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में है, कितनी है? 5। अगर आपसे कोई पूछे लगे कि मानक अवस्थाओं में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मानक अवस्था होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 वायुमंडल दाब, तो वो केवल पारा है। और जब साधारण लेवल पे, सिंपल लेवल पे हम पूछते हैं कि भाई कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका पूछने का मतलब यही होता है एनटीपी या एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो अकेली पारा है। पारा पूरी कंडीशन में भारत जैसे भूखंड में, जैसे ये भारत है या भारत से लगे हुए जो सीमावर्ती देश हैं जहाँ गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों मौसम देखे जाते हैं, उनमें पारा मरकरी यानी कि द्रव अवस्था में मिलेगा। फ्रेंशियम 8 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर होगा तो द्रव हो जाएगा। सीजियम गैलियम 29 से नीचे तो ठोस रहेंगे, लेकिन 29-30 होने पर ये पिघलना शुरू कर देंगे। रुबीडियम 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये कुछ धातुओं की बात थी, तो इनको ध्यान रखना है, याद ज़्यादा कुछ नहीं करना। -39, 8, 29, 30, 39, -39, 8, 29, 30, 39 धातुओं के नाम है आपकी मरकरी, फ्रेंशियम, सीजियम, गैलियम, रुबीडियम। मरकरी, फ्रेंशियम, सीजियम, गैलियम, रुबीडियम। तो इस तरह से इन धातुओं के बारे में भी आप याद रख सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने तत्व बताए 3 तरह के, धातु, अधातु और उपधातु। अब इससे आगे बढ़ने से पहले कपड़ा कहाँ है? अब बात कर लेते हैं अकार्बनिक रसायन की। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो, या कार्बनिक की मान लो कोई सी भी एक परिभाषा, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं उनके यौगिकों, तो इसी परिभाषा में से मैंने परिभाषा निकाली थी तत्वों की। फिर तत्व बताए गए थे आपके 3 प्रकार के। अब इसी में परिभाषा में एक शब्द आया है यौगिक। यौगिक इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड्स, यौगिक। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अकेला लिखा हुआ है तत्व है, एक से ज्यादा है तो वे यौगिक है। जैसे H, Li, Ag ये तत्व हैं, लेकिन अगर ये दो जुड़ जाएं जैसे H2O, तो अब इसमें 2 तरह के परमाणु हो गए, H हो गया और O हो गया। H के 2 परमाणु, O का 1 परमाणु, तो अब इसको यौगिक कह देंगे। Na क्या है? तत्व है। Cl क्या है? तत्व है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl, ये यौगिक है। ठीक है। जहां भी सोडियम और क्लोरीन 1:1 में जुड़े हुए मिलेंगे वो नमक होगा। H2O जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जुड़े मिलेंगे वो जल होगा। तो इसका मतलब एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि यौगिक कब बनते हैं? जब 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं।
और क्रिया को कह दो रासायनिक अभिक्रिया, संयोग करते हैं और अनुपात फिक्स होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका यौगिक, जैसे आपका H2O, NaCl, Na2CO3, K2SO4, ये सभी क्या आ जाएंगे, यौगिक आ जाएंगे। Al2SO4 थ्राइस, AlCl3, ये सभी क्या आ जाएंगे आपके, ये सब यौगिक हैं। अकेला है तो तत्व है, एक से ज़्यादा है तो ये आपके यौगिक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तत्व हो गया आपका, यौगिक हो गया। अब बात कर लेते हैं मिश्रण की। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दो तत्व निश्चित अनुपात रासायनिक संयोग, दो तत्व निश्चित अनुपात रासायनिक संयोग। अब इन तीनों शब्दों को लाइन में बना दो। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात तथा रासायनिक संयोग से बने पदार्थ ही यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl, Na2CO3, Na2SO4, K2CO3, KCl, KMnO4 सब क्या है, H2O, ये सब क्या है, यौगिक हैं ये। अब बात कर लेते हैं मिश्रण। मिश्रण तो आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। देखिए, अगर हम नमक को और चीनी को मिला दें तो क्या कहेंगे, जी हाँ मिश्रण। नमक को पानी में घोल दें तो क्या कहेंगे, मिश्रण। चीनी को पानी में घोल दें तो क्या कहेंगे, मिश्रण। चीनी क्या है, C12H22O11, C12H22O11 यौगिक हो गया, बिल्कुल हो गया। जल क्या है, जल H2O क्या है, यौगिक हो गया ये भी। तो इसका मतलब क्या है, मिश्रण क्या है, दो यौगिक से बना हुआ पदार्थ मिश्रण है। अब ये बताओ आप, अगर हम शरबत बनाना चाह रहे, चीनी को पानी में घोलने से क्या बनता है, शरबत। तो शरबत क्या है, शरबत एक मिश्रण है। शरबत एक मिश्रण है जिसमें क्या है, चीनी और पानी। यौगिक क्या थे, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात था ना। लेकिन अगर हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डालें तो वो शरबत होगा, नहीं होगा, होगा। 2 चम्मच डाल दें तो भी होगा, 3 चम्मच डाल दे तो भी, 10 चम्मच डाल दे तो भी शरबत है। तो इसका मतलब मिश्रण जो बना हमारा, मिश्रण में यौगिकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण में यौगिकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो बन की परिभाषा, दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। अब दो या दो से अधिक क्यों कह रहे हैं, अरे भैया एक बात तो बताया, हमने पानी ले लिया, उसमें चीनी डाल दी, 2 यौगिक हो गए, थोड़ा सा नमक डाल दिया NaCl शरबत बनाने के लिए अच्छा सा टेस्टी, 3 यौगिक हो गए। थोड़ा सा उसमें हमने नींबू का रस डाल दिया, उसमें तो कई यौगिक हैं। थोड़ा सा उसमें हमने और कोई कलर वगैरह डाल दिया, उसमें कई यौगिक आ गए हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि मिश्रण में 2 से ज़्यादा यौगिक हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जैसे कि चीनी को अगर जल में मिला दो तो बनता है शरबत, मिश्रण है। इसके अलावा अगर नमक को जल में मिला दो तो क्या बन जाएगा, नमक का विलयन। जैसे चीनी के विलयन को शरबत कहते हैं, ऐसे ही नमक के विलयन को ब्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन। यानी NaCl एक यौगिक, H2O दूसरा यौगिक, और बना क्या आपका मिश्रण, यानी कि ब्राइन। नमक का जलीय विलयन। बोर्ड आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो ये होते हैं आपके मिश्रण। 2 या 2 से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के, उसे ले जल्दी जल्दी, इधर का रहा क्या, हाँ। मिश्रण 2 प्रकार के, नंबर 1 समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समझिए एक बार इसके बारे में आप।
समांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यानी जैसे हमने पानी में नमक डाल दिया बाबू, ठीक, अच्छी तरह से घोल दिया, अब आप उसमें से चाहे ऊपर से टेस्ट करके देख लो, बीच में से टेस्ट करके देख लो, नीचे से, तीनों का टेस्ट सेम होगा। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि नमक और पानी का अनुपात पूरे के पूरे मिश्रण में समान है। तो जो समांगी मिश्रण होते हैं वो ज्यादातर विलयन अवस्था में ही पाए जाते हैं। तो वे मिश्रण, परिभाषा क्या हो जाएगी समांगी मिश्रण की, वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत, ब्राइन, ये समांगी मिश्रण हुए। विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि बारूद, गंधक, पोटास और कोयला होता है, अगर कोई सा कम ज्यादा कर दें तो भी बारूदी कहलाएगा वो। मिट्टी में क्या है, कहीं आपका कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, कहीं सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा है, कहीं लोह अयस्क ज़्यादा है, तो वो भी विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण में याद रखना शरबत और नमक का विलयन यानी ब्राइन। विषमांगी मिश्रण में बारूद, मिट्टी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आटा पीस के उसमें नमक मिला दो, थोड़ी चीनी मिला दो, थोड़ा और कोई कलर मिला दो, तो सारे के सारे विषमांगी मिश्रण ही कहलाएगा। तो ये आपके समांगी और विषमांगी मिश्रण। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।